खबर कोरोना को लेकर विशेष संवाद कार्यक्रम, राज्यपाल और सीएम की मौजूदगी में होगा संवाद कार्यक्रम। राजनीतिक दलों के साथ की जाएगी वेब वार्ता में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष होंगे मौजूद। विधानमंडल के दोनों सदस्यों के सभी पार्टियों के प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए की जा रही है बैठक। 12 अप्रैल सभी महापौरों, पार्षदों, चेयरमैनों समेत स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा और साथ ही इसके बाद 13 अप्रैल को धर्म गुरुओं संग होगा ये संवाद में कोविड जागरूकता और बचाव पर होगी चर्चा। जिले के एनआईसी के मुख्य केंद्र में होगी ये वेब वार्ता। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्यपाल और सीएम की मौजूदगी में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के साथ ये पूरी वेब वार्ता की जाएगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होना है। वार्ता में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। विधानमंडल के दोनों सदनों के सभी पार्टियों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए ये अहम बैठक हो रही है। 12 अप्रैल यानी कि कल सभी महापौरों, पार्षदों, चेयरमैनों समेत स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ये संवाद होना है। उसके बाद फिर 13 अप्रैल यानी कि परसों के दिन धर्मगुरुओं के साथ अगला संवाद होगा और संवाद में कोविड जागरूकता और बचाव पर चर्चा होगी। जिले के एनआईसी के मुख्य केंद्र में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लालबाग कोविड सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी के आला अधिकारी समेत लालबाग में बने कोविड सेंटर का जायजा लिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले लखनऊ में कोविड-19 के उपचार के लिए L2 और L3 के पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाएगी। अगले एक सप्ताह में 2000 अतिरिक्त कोविड बेड का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को जिले लखनऊ के सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद लखनऊ में कंटेनमेंट जोन में आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए और मंदिरों में 5 से अधिक व्यक्ति को ना जाने दिया जाए, ये कहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं लखनऊ में 2000 आईसीयू बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया। आज से बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड पर होगी भर्ती। टीएस मिश्रा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज पूर्ण डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। एरा मेडिकल कॉलेज को पूर्ण डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। एक संक्रमित पर 30 से 35 लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। यूपी के 21 जिलों में 100 से ज्यादा कोरोना केस को निपटाने के लिए आज सीएम ये अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी निकल कर आ सकती हैं, जिससे संबंधित कहा जा रहा है कि टीएस मिश्रा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज पूर्ण डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। एरा मेडिकल कॉलेज को पूर्ण डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। बढ़ते संक्रमित के आंकड़ों को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। लखनऊ में अब 2000 आईसीयू बेड तैयार किया जाएगा। आज से बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड पर भी होगी भर्ती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, ज्यादा जानकारी बताएं। कहा जा रहा है कि बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आसिफ जी सभी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही, वही मौत भी लगातार जो है बढ़ रही है कोरोना पेशेंट की। तो इसको देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है कोविड उपचार के लिए L2 और L3 के पर्याप्त बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जो है अधिकारियों को दिया है। साथ ही साथ जो है लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 आईसीयू बेड की व्यवस्था किए जाने का भी निर्देश यूपी सीएम ने दिया है। और अगले सप्ताह जो है 2000 अतिरिक्त बेड का प्रबंधन भी किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है जिलाधिकारी लखनऊ को सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति किए जाने का भी निर्देश जारी किया गया है।
और जी। बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 11 अप्रैल को सुबह से जो है कार्यशील किया जाएगा। बात करें अगर कोरोना मरीजों की, तो जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, जो मरीज रेफर होकर लखनऊ पहुंचते हैं वहां उनको बेड की व्यवस्था नहीं हो पाती और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। कई जिलों के जो है रोगी जो है लखनऊ पहुंचने के बाद उन्हें फिर जो है उसी जिले में ले जाया जा रहा है, जिससे जो है कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है, मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए यूपी सीएम ने पहले कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और उसके बाद जो है उन्होंने बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे जो है कोरोना मरीजों की जो मौत हो रही है उस पर जो है अंकुश लगाया जा सके। जी आसिफ, ऐसे में आज एक बैठक भी होनी है, कहा जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले निकल कर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बात बैठक की करें तो कोरोना को लेकर लगातार अधिकारियों की बैठक की जा रही है और यूपी सीएम लगातार बीसी भी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कई जिलों में कर दी गई है और नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जो है जोर दिया जा रहा है। और इस दौरान जो है जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके जो है समुचित इलाज की भी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज की बैठक का अहम लक्ष्य यह है कि जो लापरवाही आ रही है, जो मरीज दूसरे जिलों से आकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं वहां उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लापरवाही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसका असर लोगों में नहीं दिखाई पड़ रहा है, भीड़ भाड़ इलाकों में बिना मास्क के लोग टहलते दिखाई देते हैं, इस पर भी अंकुश लगाने की जो है मुहिम चलाई जाएगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। और जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वहाँ भी काफी लापरवाही इस मामले में देखने को। बैठक होगी और कौन लोग मौजूद रहेंगे? जी आपको बता दूं कि जो है जो बैठक होनी है वह देर शाम होगी और इसमें जो है कई जो है सचिव शामिल होंगे और इसमें जो है सचिवों के साथ साथ जो अधिकारी हैं वह भी शामिल रहेंगे और इसका एक खाता तैयार किया जाएगा कि जिससे जो है इस बैठक के जरिए संदेश देना है कि जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए और कोरोना मरीजों की बेहतरी के लिए जो है कदम उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो आपको बता दें कोरोना से निपटने के लिए आज एक अहम बैठक होनी है। हालांकि इस दरमियान 2000 आईसीयू बेड तैयार करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाराणसी की, जहां काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर से अगली खबर है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई करवाने के सिविल कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर पक्ष के वादी हरिहर पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें यासीन नाम के एक युवक ने फोन कर हरिहर पांडे को जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना के बाद हरिहर पांडे ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद हरिहर पांडे की सुरक्षा पुलिस ने मोबाइल पर हमारे फोन आया और बड़े प्रेम से उस आदमी ने बोला, पांडे जी बोल रहे हैं हम? क्या हाँ। क्या मुकदमा तो आप जीत गए? हम क्या भी नहीं, अभी तो एसआई के जांच के लिए आदेश हुआ है न्यायालय का, मुकदमा कहाँ से जीत गए? तो कहा कि जांच हो जाएगी, पुरातत्व वाले घुस जाएंगे अंदर। हम क्या, ये तो सरकार का काम है, न्यायालय का काम है। क्या परिणाम क्या होगा जानते हैं आप? न आप रहेंगे और ना ही आपके सहयोगी। हम के कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? समझ लीजिए मैं दालमंडी चौक से बोल रहा हूँ। अरे भाई कौन है आप? मैं यासीन कहकर फ़ोन काट दिया। तो हम आईबी वालों को सूचित किए कि ऐसा ऐसा कंप्लेंट है। तो सवेरे पुलिस के लोग आए, इसके लिए पुलिस कमिश्नर से भी हमारी बात हुई। तो एक गुमनाम मोबाइल पर हमारे फ़ोन आया और बड़े प्रेम से उस आदमी ने बोला, पांडे जी बोल रहे हैं हम? क्या हाँ। तो वहीं प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर सियासी माहौल भी गर्माता नजर आ रहा है। आपको बता दें सजायाफ्ता पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को भाजपा ने जिला पंचायत पद का उम्मीदवार बनाया है।
तो वहीं भाजपा पर कई सवाल भी इस बार खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार में दुष्कर्म करने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जेल जाना पड़ा था। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद कुलदीप सेंगर और उसकी पत्नी ने भाजपा का दामन थाम लिया था, जिस पर विपक्ष ने भाजपा पर हमला भी बोला था। अपराधों को मुक्त बताने वाली पार्टी भाजपा आरोपियों को ही टिकट दे रही है। साथ ही ये भी कहा गया था कि स्वर्ण समाज के वोटों को साधने के लिए योगी सरकार ने आरोपी विधायक की पत्नी संगीता सेंगर को टिकट दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल। भानु सिंह जी, जाहिर सी बात है टिकट जिस प्रकार से दिया गया उसके बाद अब बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा जाएगा और इसी कड़ी में जो बयानबाजी का दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। विपक्ष जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। भानु सेंगर जी। जी बिल्कुल, सुरभि उन्नाव जनपद जो कि अपराध लेकर के कुछ समय से काफी सुर्खियों में है जी। वो कुलदीप सिंह सेंगर जो कि भाजपा के विधायक थे, निष्कासित हैं, दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं, तिहाड़ दिल्ली के जेल में बंद है। और इसके पहले जब अब मैं बात करूं जिला पंचायत सदस्य टिकट की, तो संगीता सिंह सेंगर जो कि कुलदीप सेंगर उस समय सपा से विधायक हुआ करते थे, उसी सपा के कार्यकाल में ये जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। सेंगर के विधायक के नेतृत्व में उन्होंने सपा का दमन छोड़ करके भाजपा के पाले में आके अपने चुनाव जो राजनीति ने शुरू की थी बांगरपुर विधानसभा सीट से। और जिस तरह से सेंगर के परिवार को लेकर के या उनके विधायक को लेकर जो इनके ऊपर हत्या दुष्कर्म के आरोप थे, जिसको लेकर नेशनल स्तर पर काफी आलोचना हुई थी सेंगर की, और बीजेपी की भी हुई थी। बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे इनको पार्टी से निष्कासित किया था क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप थे, जो कि अभी आज भी का मामला सुर्खियों में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने संगीता सिंह सेंगर को अपना उम्मीदवार बनाया 85 सीट से, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है और ये मामला सुर्खियों में आता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि भाजपा कहती है कि मेरे आपराधिक इतिहास है, अपराध की जगह मेरे पार्टी में नहीं है। लेकिन वाकई ये सच अब ये सच्चाई को सामने निकल के आ रही है ऐसी। अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी को भानु जी, जब आरोप लगे तब भी जमकर बवाल हुआ, किरकिरी मची। जब आरोप सिद्ध हुआ तो उसके बाद भी जमकर बवाल देखने को मिला था। लेकिन अब जब पत्नी को टिकट दिया गया है, आगे इसमें क्या देखने को मिलेगा? क्या लगता है, क्या जो टिकट दिया गया है उसमें जीत दर्ज कर पाएंगी ये? बिल्कुल बिल्कुल, जीत की बात मैं करूं तो जनता जनार्दन का माहौल है और लगभग जिस तरह से सेंगर के पत्नी को टिकट दिया गया है तो जीत तो जो जनता उनके समर्थकों में काफी खुशी की लहर है। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि उन्नाव जनपद में कुलदीप सेंगर के जेल जाने के बाद या उसके पहले उनका राजनीतिक स्तर इतना सुनहरा है रहा है और आज भी जनपद में इतना सुनहरा उनका अवसर है कि जनता उनको पसंद करती है। बांगर में उपचुनाव जब हुए थे तो सेंगर के परिवार से टिकट मांगी जा रही थी क्योंकि वहां पे कुलदीप सेंगर विधायक हुए थे, वही निष्कासन का हुआ था। अभी विधायक वहां कटिहार है, लेकिन तब उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दिया है तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं सरकार उन्नाव जनपद के सवर्ण समाज के जो वोटर्स हैं जो कि नाराज थे पार्टी से, उनको साधने के लिए इनकी पत्नी को टिकट दिया गया। और ये निश्चित है जीत तो इनकी जनता तय करेगी, लेकिन विपक्ष निश्चित रूप से इनके ऊपर हमलावर होगा। सुबह बिल्कुल भानु जी, मतलब पति के ऊपर दुष्कर्म का आरोप, लेकिन पत्नी पूरी तरीके से जीत का दावा ठोक रही है। बहरहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 12 अप्रैल से सचिवालय कर्मियों का वैक्सीनेशन, बापू भवन एलोपैथिक डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन की व्यवस्था। 35 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी वैक्सीन। कर्मचारियों से कोविड वैक्सीन लगाने की जा रही है अपील। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सचिव ने भी करी लोगों से अपील। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 अप्रैल से सचिवालय कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बापू भवन एलोपैथिक डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाएगी। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। कर्मचारियों से कोविड वैक्सीन लगाने की लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने भी कर्मचारियों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक अहम कदम उठाया है। एएमयू कैंपस के अंदर बिना आईडी कार्ड एवं बिना मास्क के किसी भी कर्मचारी एवं छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एएमयू इंतजामिया ने अहम फैसला करते हुए बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये फैसला लिया है, जिसमें एएमयू
सुरक्षा कर्मी एवं प्रॉक्टर डी मुख्य गेट पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी बिना मास्क के अंदर प्रवेश ना हो सके। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से आने वालों की एंट्री उन्हीं की एंट्री हो जो लोग मास्क के साथ हैं और स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉई हैं। हम बाहर के लोगों को पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो आना जाना उनका कम रहे। बगैर मास्क के और बगैर आई कार्ड के हम नहीं जाने दे रहे हैं किसी को भी। जो बाहर से लोग आते हैं हम पहले चेक करते हैं कि आई कार्ड है कि नहीं है, और दूसरे ये कि अगर आई कार्ड है तो मास्क की भी पूरी हिदायत करते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो उनको पूरी हिदायत करते हैं कि वो मास्क। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों और कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी संक्रमित हो रहे लोगों को लेकर हरदोई जिला संवाददाता पुलकित शर्मा ने शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा से ये खास बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। हम इस वक्त मौजूद हैं हरदोई के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ अमित शर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें। जो सेकेंड खेप कोरोना की आई है वो पिछले बार से और भी ज़्यादा नंबर्स में ज़्यादा है और डेंजरस है, इसलिए हम सभी को इससे बचाव करना है। सबसे पहले तो मास्क हमें पहन के रखना है। मास्क के साथ कोई लापरवाही नहीं, मास्क हमेशा पहन के रखना है और 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी बना के रखनी है अगर संभव हो सके तो। अपनी जो दवाएं हैं मानसिक रोग की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की और जो और बीमारियों के लोग अपनी दवाएं खा रहे हैं वो समय से खाते रहें। खासकर सांस के मरीज़ अपने इन्हेलर जो कैप्सूल खींचने वाले होते हैं, इन्हेलर लेने वाले होते हैं जो कि हमारे सांस को कंट्रोल करते हैं, उनको ना छोड़ें। हृदय के मरीज़ अपनी हृदय की दवाएं खाते रहे और डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह के मरीज़ मधुमेह की दवाएं खाते रहें। नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से धोते रहें। हर 1 घंटे पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हर 20 मिनट पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और हर 1 घंटे पे साबुन से अपने हाथ धोएं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। मतलब कोरोना वैक्सीन को लेके आपकी क्या राय है, क्योंकि देश में अन्य लोगों ने, डॉक्टरों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है, उसके बावजूद भी जो है उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना वैक्सीन जो है वो बहुत ही कारगर है। कोरोना वैक्सीन मैंने भी जिस दिन पहले दिन हरदोई में आई थी, पहली डोज मैंने पहले दिन लगवाई थी और फिर दूसरी डोज 1 महीने बाद लगवाई थी। जो पॉजिटिव होने के कारण कई कारण हैं। सपोज़ जो लोग जिनके वैक्सीन लगी है, अगर वो आदमी लगातार किसी तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, जहां 2 IAS अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्व परिषद चेयरमैन कोरोना पॉजिटिव। दीपक त्रिवेदी को PGI में भर्ती कराया गया। ACS देवेश चतुर्वेदी भी कोरोना पॉजिटिव। तो क्या खास, लगातार सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रही है और इसी कड़ी में 2 IAS अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्व परिषद चेयरमैन भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद सभी को ही PGI में भर्ती कराया गया है। दीपक त्रिवेदी को PGI में भर्ती कराया गया है। ACS देवेश चतुर्वेदी भी कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में पंचायत चुनाव के बिगुल बजने के बाद हर प्रत्याशी जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कुछ गांव में प्रत्याशी पैसे भी बांट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिद्धार्थनगर से भी सामने आया। आपको बता दें, जिसमें एक व्यक्ति सरेआम रुपए बांटता हुआ नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगवा टोला मधवपुर का बताया जा रहा है। मामले में शोहरतगढ़ थाना अंतर्गत खुंजुआ चौकी की पुलिस ने वायरल वीडियो में रुपए बांट रहे प्रत्याशी को घर से हिरासत में ले लिया और बगैर ही कार्रवाई के छोड़ भी दिया। वायरल वीडियो का मामला लगभग 4 दिन पुराना है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने पैसे बांटने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करके जांच में जुट गई है। वहीं उच्च अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच चल रही है। पे वीडियो वायरल हुआ है पैसा बांटते हुए, सर इस संबंध में आप क्या कहेंगे?
सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसकी जांच कराई जा रही है और जैसे तथ्य प्रकाश में आते हैं उसी के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हुआ। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है, जिसको लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें, चुनाव शुरू होने से पहले बादलपुर क्षेत्र के दुजाना गांव समेत कई गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में फोर्स के साथ एडीसीपी और एसीपी भी मौजूद रहे। तो वहीं अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में शराब पिलाकर वोट लेने का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें, चारों बाजार में एक प्रत्याशी निजामुद्दीन के घर के सामने एक ऑटो से अवैध शराब बरामद किया गया। मौके पर चौकी इंचार्ज अभिनंदन पांडे पुलिस के साथ पहुंचे, जिसके बाद प्रत्याशी को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय क्षेत्र के कई हिस्सों में शराब पिलाई जा रही है। कोतवाली बीकापुर के चांदपुर गांव में भी कुछ व्यापारियों द्वारा शराब पिलाई जा रही है, जिसकी सूचना पर एसडीएम केडी शर्मा पहुंचे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बिजनौर में ग्राम के चौकीदारों को हाईटेक बनाने के लिए एसीपी ने पुलिस लाइन में लाठी, सिटी, आईडी कार्ड, बेल्ट और साफा वितरित कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, बिजनौर जिले के सैकड़ों चौकीदारों को अब ग्राम प्रहरी कहा जाएगा। एसीपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव में ग्राम प्रहरियों को हाईटेक किया गया है, जिसकी पंचायत चुनाव में अहम भूमिका भी होगी। बता दें, बिजनौर जिले में 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान इन ग्राम प्रहरियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आज ग्राम प्रहरी की गोष्ठी बुलाई गई थी। इनको शासन के मंशा के अनुरूप साफा, लाठी, आई कार्ड, सीटी, बेल्ट, चपरास प्रदान किया गया। इसके पहले इनको बैठने के लिए 3 सीटर स्टील की चेयर प्रदान किया गया है। चुनाव में इनके क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, ये बताया गया। पुलिस परिवार के अभिन्न कड़ी हैं, पहली कड़ी हैं, परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, इस भाव से अवगत कराया गया। इनकी निष्पक्षता, पारदर्शिता के बारे में बताया गया कि जो 19 तारीख को चुनाव है, इनका भरपूर सहयोग दिया जाएगा। और उन्होंने भी प्रतिज्ञा किया है कि जहाँ हमारी ड्यूटी होगी हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव निर्विघ्न। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के आगरा की, जहां आगरा में मलपुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें, मलपुरा पुलिस पर रोहता पुल के नीचे छिपे बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि पुलिस के 3 शातिर बदमाशों को भी धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से 2 बदमाश इनामी हैं। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। रोहता पुल के नीचे आज स्वाट टीम और थाना मलपुरा की टीम के द्वारा जो अभियुक्तगण हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई है। इस पूरे मुठभेड़ में इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जो ये तार, जो बिजली के तार होते हैं और जो ट्रांसफार्मर के जो सामग्री होती हैं, जो चोरी ये करते हैं, उसकी सामग्री और ये काटने वाटने के उपकरण और साथ में जो माल इन्होंने चोरी किए हैं वो सारे माल बरामद हुए हैं। इसमें एक अभियुक्त है जो मजनू, उसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जो हमारे पास के जिला अस्पताल है उसको वहाँ पे उसको भेजा गया है। बांदा से महोबा जा रही रोडवेज बस में अचानक भीषण आग लग गई। घटना मढ़ौद थाना क्षेत्र महोबा रोड के गोयरा चौराहे के पास का है, जहां फ्यूल फटने की वजह से बस में आग लगी है। वहीं इस हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिन्हें सकुशल बस से बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। नोएडा में कतरन से भरी लोडिंग कैंटर गाड़ी आग का गोला बन गई। पूरा मामला नोएडा सेक्टर 62 के NIB रोड का है, जहां कैंटर गाड़ी में भीषण आग लगी है। बता दें, आग लगने की वजह से कैंटर में लदा कतरन जलकर राख हो गया है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
आग लगने का कारण तो नहीं मालूम है अभी, लेकिन चूंकि सूचना मिली कि एक ट्रक में सेक्टर 62 में चौकी के पास आग लगी है, सूचना को अमल में लाते हुए तत्काल हम फायर टैंकर को लेकर मौके पर आए। देखा कि गाड़ी में जो है DCM थी, उसमें जो है कतरन भरा हुआ था, कतरन में आग लगी थी। कतरन को नीचे गिरवा के और गाड़ को बुझवाया जा रहा है, और गाड़ी का नंबर भी जो है उसमें माल लदा है उसको भी खाली करवाया जा रहा है कि कहीं अंदर उसमें राख लगा हो। किसी प्रकार की कोई जनहानि किसी प्रकार की कुछ नहीं है, सब ठीक है। आग को बुझवा दिया गया। आग लगने का कारण तो नहीं मालूम है अभी, लेकिन चूंकि सूचना मिली कि एक ट्रक में तो भीषण आग लगी है। कतरन से लदी हुई पूरी ये ट्रक थी। हालांकि जो आग लगने की वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कैंटर में कतरन का पूरा माल भरा हुआ था और आग लगने की वजह से सारा जो माल था वो जलकर राख हो गया है। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ये पूरी घटना सेक्टर 62 के NIB रोड की है। नोएडा यूपी के सेक्टर 62 के NIB रोड पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में कैंटर में लदा पूरा जो कतरन था वो जलकर राख हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता सतीश। सतीश, इस खबर को लेकर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? सतीश, देर रात सेक्टर 62 के NIB रोड पर ये एक हादसा हुआ जहां जो कैंटर से पूरा लदा हुआ कतरन था उसमें भीषण आग लग गई है और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सतीश जी सर, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से NIB रोड पर खड़े ट्रक में अचानक से गत्ते भरे ट्रक में आग लग जाती है तो इसका भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया। उसमें आग जो है अभी भी उसमें जो अंदर उसमें गत्ता नीचे दबा हुआ था उसमें अभी भी सोई गई है, लेकिन इसका जो स्पष्ट अभी आग लगने का कारण है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। जी, मतलब पूरी तरीके से अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। बहरहाल हमसे सतीश बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से सतीश श्रीवास्तव। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।